मैं विकास अग्रवाल, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? वेक्टर। वेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना हम लोग फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आने वाले जो भी टॉपिक हैं, चाहे काइनेमेटिक्स हो, चाहे लॉज ऑफ मोशन हो, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, बिना वेक्टर के उन टॉपिक को हम लोग कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो आने वाले सारे टॉपिक्स को समझने के लिए, जानने के लिए हमें वेक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वेक्टर से। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। वेक्टर देखिए, बात करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और ये वेक्टर। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? एक सिंपल अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, तो ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स में यूज होगी वो कहलाएगी फिजिकल क्वांटिटी। और 12th लेवल तक हमें दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है, स्केलर और वेक्टर। बहुत तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, मास, टेम्परेचर, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, बहुत सारी। तो हमें दो तरह का फिजिकल पढ़ना है, स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो हमें जानना है कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। स्केलर ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। और ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वो क्वांटिटी कहलाएगी वेक्टर। क्या होता है मैग्नीट्यूड? तुम कहोगे कि अरे ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये कौन सी बला है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो अगर मैं कहूं कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा, तो 100 न्यूटन कहलाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैं कहूं कि किसी बॉडी का मास 70 kg है, तो वो 70 kg कहलाएगा मास का मैग्नीट्यूड। मैं कहूं कि किसी बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 डिग्री सेल्सियस कहलाएगा टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड। तो क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड, मास का मैग्नीट्यूड, टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड। अब इनमें से कुछ क्वांटिटीज क्या होंगी? स्केलर, और कुछ क्वांटिटी क्या होंगी? वेक्टर। जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर, और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा वो कहलाएंगे वेक्टर। तुम बताओ कि मास क्या होता है? मास स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? क्या कहते हो तुम मास के बारे में, स्केलर की वेक्टर? बिल्कुल सही तुम सोच रहे हो। मास क्या होता है? स्केलर। क्या तुम लोगों ने कभी अपना मास नापा है? अरे कभी वेट नापा है? वेट, जिसको हम लोग वेट कहते हैं अपनी डेली लाइफ में गलत कहते हैं, उसका एक्चुअल नाम वेट नहीं, उसका एक्चुअल नाम क्या है? मास। तुम कहते हो कि मेरा वेट 70 kg है, 60 kg, गलत कहते हो। तुम्हें कहना चाहिए कि मेरा मास कितना है? 70 kg। मेरा मास कितना है? 60 kg, ठीक है। तो क्या तुम लोगों ने कभी अपना क्या तुम लोगों ने कभी अपना मास नापा है? अरे वही जिसको तुम वेट कहते हो। क्या तुम लोगों ने कभी अपना मास नापा है? बिल्कुल नापा होगा। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम वेट नापने की मशीन पे खड़े हो, जिसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं? मास। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने वेट नापने की मशीन पे खड़े बोलो, अरे आज तो मेरा मास 70 kg ईस्ट आ गया, कल नापा था तो 60 kg साउथ आया था, आज 70 kg ईस्ट आ गया। क्या कभी ऐसा हुआ है? क्या? बिल्कुल नहीं। मास के अंदर डायरेक्शन नहीं होगा, मास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड। 60 kg, 70 kg, 100 kg जो भी है, मास के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो कि जो मास है वो क्या है? स्केलर। जो मास है वो क्या है? स्केलर। बताओ क्या कहते हो तुम टेम्परेचर के बारे में? टेम्परेचर के बारे में तुम क्या कहते हो? टेम्परेचर क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग। टेम्परेचर भी क्या है? स्केलर। क्या तुम्हें कभी फीवर हुआ है, कभी बुखार हुआ है? तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमको फीवर हुआ? अरे कभी तो फीवर हुआ होगा, हाँ। तो क्या कभी बुखार या फीवर हुआ है? बिल्कुल। तो तुमने थर्मामीटर लिया, मुंह में घुसाया, बाहर निकाला, अरे आज तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री टूवर्ड साउथ हो गया, डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्थ होना चाहिए लेकिन तो साउथ हो गया। क्या ये ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली नहीं। टेम्परेचर के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता। टेम्परेचर के अंदर सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। 100 डिग्री, 101 डिग्री, 102 डिग्री। तो मास की तरह टेम्परेचर भी क्या है? स्केलर। इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बताओ फोर्स, तुम्हें क्या लगता है कि फोर्स क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? तुम्हें क्या लगता है फोर्स क्या है? स्केलर है कि वेक्टर? बिल्कुल सही सोच रहे हो। फोर्स क्या है? वेक्टर। हाँ, मान लो कोई बॉडी है, उस बॉडी पे तुमने धक्का दिया, उस बॉडी पे तुमने फोर्स लगाया, कितना? 100 न्यूटन का। फोर्स कितना लगाया? 100 न्यूटन का। और किधर लगाया? टुवर्ड्स राइट। 100 न्यूटन टुवर्ड्स राइट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 100 न्यूटन। और डायरेक्शन किधर हुआ? राइट। तो फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो फोर्स क्या है? वेक्टर। हाँ, फोर्स क्या है? वेक्टर। क्या कहते हो तुम वेलोसिटी के बारे में? वेलोसिटी क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? बोलो। तुम कहोगे सर पूछ रहे हैं मेरे से और मेरी आवाज सर के पास पहुंचेगी नहीं। देखो, मैं
ध्यान रखना इस बात का, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर तुम वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो तुम ये सोच के सुनो कि तुम क्लासरूम में बैठे हो और मैं तुम्हारे सामने लाइव पढ़ा रहा हूं। तो अगर तुम ये सोच के बैठोगे तभी तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, तभी तुम्हें टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेगा और तभी तुम्हारा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आप उसका जवाब दोगे, भले आपकी आवाज कोई नहीं सुन रहा हो, लेकिन जब मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आप उसका जवाब दो, तभी आपको मजा आएगा, तभी ज्यादा समझ में भी ज्यादा तुम्हें आएगा। तो क्लासरूम की तरह बिहेव करो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठ के पढ़ो, लेट के मत पढ़ो। हाँ यहां पे आ जाओ। तो बिल्कुल, तो फोर्स क्या हो गया? वेक्टर। वेलोसिटी क्या है? स्केलर की वेक्टर। बिल्कुल सही, वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। रोड पे एक कार जा रही, उस कार की वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट। 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, मैग्नीट्यूड 60, डायरेक्शन ईस्ट। तो फोर्स की तरह वेलोसिटी भी क्या हुआ? वेक्टर। फोर्स तो वेक्टर था ही, वेलोसिटी भी क्या हुई? वेक्टर। ठीक है, तो ये था, हमने देखा स्केलर और वेक्टर। यही चीज लिखा हुआ है, वही जो मैं समझाया वही लिखा हुआ है कि क्या होता है स्केलर, और उसके नीचे लिखा हुआ है कि क्या होता है वेक्टर। एक मिनट, हाँ वही स्केलर और वेक्टर के बारे में लिखा हुआ है जो मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वो एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि स्केलर के सारे एग्जाम्पल हैं, वेक्टर के सारे एग्जाम्पल हैं। आपको एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको सारे एग्जाम्पल अपने आप याद आते रहेंगे। तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना कि कौन स्केलर कौन वेक्टर। बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि स्केलर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात आप लोग से और कहनी है। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, तुमको लग रहा है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर है, तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा ही, डायरेक्शन तो होगा ही। लेकिन एक बात और याद रखना कि अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा। क्या होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? उसको हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर वेक्टर है तो उसको इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब कि तुम्हें गलत लग रहा है, वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। अगर वेक्टर है तो उसको इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के सहारे से हल्का सा इसके बारे में कुछ हिंट देना चाहता हूं। बाकी तो हम लोग प्रॉपरली थर्ड क्लास में पढ़ेंगे, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, पहले तुम मेरे को ये बताओ कि जब मैं पूछूं कि दो लोग मिलकर ये दिए, तो मिलने का मतलब क्या होता है? ऐड करना कि सब्ट्रैक्ट करना? मिलने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, मिलने का मतलब क्या होता है? ऐड करना। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। तुम्हें दिख रहा होगा कि एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहा, एक 5 न्यूटन का राइट लग रहा, एक 5 न्यूटन का लेफ्ट लग रहा। मान लो 5 न्यूटन मैं राइट लगा रहा हूं और 5 न्यूटन तुम इस तरफ लेफ्ट लगा रहे। ठीक है, तो बताओ ये दोनों फोर्स मिलकर, फोर्स क्या होता है? वेक्टर। ये दोनों वेक्टर मिलकर क्या देंगे? 5 और 5 दोनों मिलकर क्या देंगे? बोलो, सही बोले तुम, सही सोचे। दोनों मिलकर क्या देंगे? 0। डायरेक्शन अपोजिट है तो ये 5 और ये 5 मिलकर क्या देंगे? 0 देंगे। तो 0 दिया, इसका मतलब कि फोर्स किस तरीके से ऐड हुआ? क्या फोर्स नॉर्मल तरीके से ऐड हुआ? 0 हमें मिला, क्या ये फोर्स नॉर्मल तरीके से ऐड हुआ? नॉर्मल तरीके से अगर ऐड होता तो 5 और 5 का आंसर कितना आता? 10। 5 और 5 मिलकर क्या देते? 10। लेकिन यहां पे 10 नहीं मिला, 10 नहीं मिला, क्या मिला? 0। इसका मतलब कंफर्म होता है कि फोर्स नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं हुआ। नॉर्मल तरीका कौन सा? वो वही तरीका जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं हुआ, 0 मिला। अच्छा, एक तो मैं आपसे पूछना भूल ही गया, ये 5 और 5 0 मिला, ये 0 क्या हुआ? कैसे मिला? हमने दोनों फोर्स को ऐड किया है कि सब्ट्रैक्ट किया है? दोनों फोर्स को हमने, जल्दी बताओ, ऐड किया है कि सब्ट्रैक्ट किया है? नहीं, हमने इनको सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने इनको ऐड किया है। अभी जब मैंने पूछा मिलने मतलब क्या होता है, तो आप ही ने बोला ऐड करना। मैंने आपसे ही पूछा कि 5 और 5 मिलकर क्या देंगे, आप ही ने कहा 0। तो 5 और 5 मिलकर मतलब ऐड होकर क्या देंगे? 0। तो हमने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, हमने ऐड किया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ऐड किया है और आंसर 10 की बजाय क्या मिला है? 0। अगर 10 मिलता तो नॉर्मल तरीके से ऐड होता, लेकिन 10 नहीं, 0 मिला है। तो इस एग्जांपल से प्रूफ होता है कि वेक्टर को ऐड करने का अपना एक अलग तरीका होता है, उसको नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं कर सकते। नॉर्मल तरीके से ऐड करते तो आंसर 10 आता, 10 की बजाय 0 आया। प्रूफ होता है कि फोर्स नॉर्मल तरीके से ऐड नहीं होगा, किसी और तरीके से ऐड होगा। वही तरीका कहलाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसको प्रॉपर्ली हम थर्ड क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ठीक, अब बात करो तुम इलेक्ट्रिक करंट की।
हम लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो तुम्हें क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? स्केलर की वेक्टर। जैसे कि मान लो ये वायर है, ये कोई वायर, और इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा, इस वायर में करंट का फ्लो हो रहा 5 एम्पियर का। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। तो इस करंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 एम्पियर, और डायरेक्शन किधर है? राइट। मैग्नीट्यूड 5 एम्पियर है और डायरेक्शन किधर है? राइट। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी दिख रहा है। तो बताओ करंट क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? करंट क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? बोलो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं दिखाऊंगा कि जो करंट है वो स्केलर है, करंट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है जरा देखना। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि करंट क्या है। आपके यहां नीचे दिख रहा होगा कि दो वायर है, एक वायर ये है, एक वायर ये है। दो वायर यहां पे आके मिल रहे हैं, ठीक। यहां पे करंट कितनी है? 5 एम्पियर राइट, और यहां करंट कितनी? 5 एम्पियर लेफ्ट। जब हम लोग करंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, तो वहां तुम पाओगे कि ये 5 और ये 5 इधर और 5 इधर मिलकर 0 नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 एम्पियर। हाँ, हम लोग पढ़ेंगे कि 5 और 5 मिलकर 0 नहीं, हमें क्या मिलेगा? 10। तो 10 मिलने का मतलब क्या हुआ? बताओ करंट किस तरीके से ऐड हो रहा है? नॉर्मल तरीके से कि वेक्टर तरीके से? करंट किस तरीके से ऐड हुआ? बिल्कुल 5 और 5 क्या हुआ? 10। मतलब करंट किस तरीके से ऐड हुआ? नॉर्मल तरीके से ऐड हुआ, वेक्टर के तरीके से ऐड नहीं हुआ। अगर वेक्टर के तरीके से ऐड होता तो 5 और 5 क्या मिलता? 0 नहीं मिला। क्या मिला? 10। तो ये नॉर्मल तरीके से ऐड हुआ, वेक्टर के तरीके से ऐड नहीं हुआ। इसका मतलब करंट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, और वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब करंट जो है वो क्या है? स्केलर। करंट क्या है? स्केलर। ठीक है, तो वही चीज आगे लिखी हुई है, तुम देख सकते हो यहां पर, देखो तुम। हाँ, तो अभी जो मैंने कहा कि टोटल करंट कितनी है? 0 नहीं, क्या मिला? 10। तो यहां पर तुम देखो, ये वही चीज मैं लिखा है। क्या देख सकते हैं आप लोग? यहां पे क्या लिख रहा हूं? करंट क्या लिखूं? डज नॉट, current does not follow vector law of addition. So current is not a vector quantity, current is a scalar quantity. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे, और मैं आपको लिखने के लिए रुकूंगा नहीं। आप लोग वीडियो को, जहाँ भी आप लोग को नोट्स बनाना है, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, और फिर आप उसको कंप्लीट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप लोग को अपनी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे सिंबल की। अब हम लोग सिंबल की बात करेंगे। सिंबल देखें, वेक्टर, वेक्टर का सिंबल क्या होता है? मान लो कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है तो इसके ऊपर मैं एक एरो बना दूंगा। इस एरो बनाने से कंफर्म हो जाता है कि क्वांटिटी क्या है? वेक्टर। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। जैसे मान लो फोर्स है, फोर्स को मैं एफ से दिखाऊंगा, और हमें पता है कि फोर्स वेक्टर है, इसके ऊपर एरो बना दिया, इसका मतलब फोर्स क्या है? वेक्टर। एफ वेक्टर है। वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैं किससे दिखाऊंगा? वी से। तो वी के ऊपर मैंने एरो बना दिया, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या है? वेक्टर। ये वेक्टर है, ये वेक्टर। तो ये वेक्टर का सिंबल हुआ। हाँ, तो ये सिंबल किसका हुआ? वेक्टर का। मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होगा? तो ये तो वेक्टर का सिंबल हुआ। मैग्नीट्यूड का, मान लो ये वेक्टर है, इसी के मैग्नीट्यूड का सिंबल। तो ये वेक्टर, इसके दोनों तरफ मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये कहलाएगा इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये सिंबल वेक्टर का है, ये सिंबल मैग्नीट्यूड का है। डायरेक्शन का सिंबल क्या है? ए के ऊपर टोपी पहना दो, टोपी पहना दो मतलब ए कैप, ए कैप। तो ये सिंबल किसका होगा? डायरेक्शन का। ये वेक्टर का सिंबल, इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिंबल, और इसी वेक्टर के डायरेक्शन का सिंबल। लेकिन इसका नाम डायरेक्शन नहीं है, इसका नाम डायरेक्शन नहीं है, इसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। क्या सुना आपने? यूनिट वेक्टर। नाम इसका क्या है? यूनिट वेक्टर। लेकिन काम क्या होगा? डायरेक्शन को बताना। नाम यूनिट वेक्टर, लेकिन काम क्या होगा? डायरेक्शन को बताना। और मैथमेटिकली ये मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? वेक्टर। मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? वेक्टर। लिखा हुआ है, ये चीज आपको देख सकते हो यहां पर, ये वही चीज लिखी हुई है। मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल रहा है? वेक्टर। मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर के अंदर दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, डायरेक्शन का सिंबल ये है, लेकिन इसका नाम डायरेक्शन की बजाय क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर।
नाम यूनिट वेक्टर है लेकिन काम तो डायरेक्शन को ही बताना है, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है, ये वेक्टर ए है, ये इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और यहाँ पे तुम नीचे देख सकते हो नोट में क्या लिखा है, अ यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम होगा वेक्टर की डायरेक्शन को बताना, वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। तो ये जो बात हुई किसकी, सिंबल की, कि कैसे क्या सिंबल वेक्टर का होगा, क्या सिंबल मैग्नीट्यूड का होगा, और क्या सिंबल डायरेक्शन का होगा, मतलब यूनिट वेक्टर का सिंबल होगा। अब तुम कहोगे कि यूनिट वेक्टर, अभी जैसा कि मैंने कहा कि यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को बताना, तो देखते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे डायरेक्शन को बताएगा। यूनिट वेक्टर कैसे डायरेक्शन को बताएगा, हम लोग एक दो एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखो, ठीक है, आपने सुना होगा आई कैप, जे कैप, के, सॉरी, आपने सुना होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, ये फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कहां पे, स्क्रीन के बाहर। अगर तुमने राइट को क्या बोला है एक्स, ऊपर को क्या बोला है वाई, तो जेड जो होगा वो क्या होगा तुम्हारे स्क्रीन के बाहर, एक्स वाई, और ये क्या होगा जेड। अच्छा एक चीज और, हम लोग दिखाते हैं इसको ऐसा है कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैंने एक्स एक्सिस कह दिया, इसको मैंने वाई एक्सिस कह दिया, और इसको मैंने जेड एक्सिस कह दिया। ये एक्स कहा, इसको वाई कहा, इसको जेड कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जेड जो है वो कॉर्नर में नीचे इस तरफ होगा, नहीं, दिखाते ऐसा है, लेकिन इस जेड का मतलब क्या होता है, स्क्रीन के बाहर, ये होता है जेड का मतलब, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है एक्स वाई और ये क्या है जेड, ठीक है। मैं नेक्स्ट फिगर की बात करूं तो तुम्हें और थोड़ा, ये वही फिगर, सेम चीज वही है। ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई, और जेड जो है वो किधर है, स्क्रीन के बाहर। अच्छा, अगर ये एक्स डायरेक्शन है तो ये कहलाएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अगर ये वाई डायरेक्शन है तो ये कहलाएगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन, अगर ये जेड डायरेक्शन है तो बोर्ड के अंदर जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अब यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर की बात करूंगा। यूनिट वेक्टर यहाँ पे आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। और अगर तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन को बताना। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों के तीनों कोई ना कोई डायरेक्शन बता रहे होंगे। तो आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो क्या बताएगा, एक्स डायरेक्शन, जे कैप वाई डायरेक्शन, और के कैप क्या बताएगा, जेड डायरेक्शन। तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स डायरेक्शन, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वाई डायरेक्शन, एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आई जे के यूनिट वेक्टर है, वैसे ही माइनस आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये तीनों भी क्या है, यूनिट वेक्टर। जिस तरह से आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स, वैसे ही माइनस आई कैप का मतलब क्या होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस जे कैप का मतलब क्या होगा, माइनस वाई डायरेक्शन, और माइनस के कैप का मतलब होगा माइनस जेड डायरेक्शन, माइनस जेड डायरेक्शन। तो अभी क्लियर हो गया कि यूनिट वेक्टर का काम होगा डायरेक्शन को बताना, और डायरेक्शन बता रहा है। तुम इसको यहां पे देख सकते हो, ये वही चीज है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको याद रहेगा, जरूरत नहीं लिखने की। आई कैप का मतलब, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स डायरेक्शन, जे कैप जो होगा वाई डायरेक्शन, के कैप क्या होगा, जेड डायरेक्शन। माइनस आई कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, माइनस एक्स डायरेक्शन, माइनस जे क्या होगा, माइनस वाई डायरेक्शन, माइनस के क्या होगा, माइनस जेड डायरेक्शन, ठीक है। याद रहेगा आपको, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं आपको तो थोड़ा सा और क्लियर होगा जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। यहां पे देखो, फोर्स F कितना है, 12 आई न्यूटन। फोर्स क्या है, वेक्टर, वेक्टर कितना है, 12 आई न्यूटन। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, बोलो, बिल्कुल सही, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 12 न्यूटन। इस फोर्स का यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर x नहीं है, यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, और यूनिट वेक्टर आई कैप है, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन। सिंपल सा, इस एग्जांपल का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, और ये रहा उसका डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे ही एक सिंपल सा, एक और सिंपल सा एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगा आपको। यहां पर देखो, यहां देखें, वेलोसिटी कितनी है, 60 जे मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 60 जे मीटर पर सेकेंड। बताओ इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, फटाफट बताओ, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड
60 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी, सही बोल रहे हो, जे कैप। इस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? तो अगर यूनिट वेक्टर जे कैप है तो इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? वाई डायरेक्शन। बिल्कुल सही, इसका डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। सिंपल सा एग्जांपल था, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे किसी वेक्टर को ग्राफ में दिखाया जाए, कैसे किसी वेक्टर को ग्राफ में दिखाया जाए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि कैसे किसी वेक्टर को ग्राफ में दिखाया जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कैसे किसी वेक्टर को ग्राफ में दिखाया जाए, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर, तो आप ये चाहो तो अपनी कॉपी पे हेड डाल सकते हो, क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो देखते हैं इधर, किसी वेक्टर को ग्राफ में दिखाना है, किसी वेक्टर, मान लो, एक मिनट, हाँ, मान लो किसी वेक्टर को हमें ग्राफ में दिखाना, तो हम लोग किसे दिखाएंगे? स्ट्रेट लाइन से। किसी वेक्टर को अगर हमें ग्राफ में दिखाना है तो हम लोग किसे दिखाएंगे? स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, एरो के साथ। मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, इस वेक्टर को ग्राफ में दिखाया हमने, तो ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, एरो के साथ। जिधर एरो होगा वो कहलाएगा वेक्टर का हेड, और ऑब्वियसली ये कहलाएगा वेक्टर का टेल। डायरेक्शन दिख रहा है, ये रहा इस वेक्टर ए का डायरेक्शन, वेक्टर ए का डायरेक्शन दिख रहा है आपको। और इस वेक्टर की जो लंबाई होगी, यहाँ से हेड से लेकर टेल तक की जो लंबाई होगी, ये लंबाई जो होगी वो बताएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर की लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बताएगा, और डायरेक्शन तो खैर दिख ही रहा है कि ये है इस वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। तो अब लेकिन ये बात बहुत लोग को ये समझ में नहीं आती कि वेक्टर की लंबाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे देगा। डायरेक्शन तो दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि वेक्टर की लंबाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे देगा। तो मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल कराने वाला हूं, उस एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर की लंबाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे देगा, वो एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोग को। लेकिन तब तक के लिए इसको आप उतार लेंगे कॉपी पे कि ये टेल, ये हेड, ये रहा वेक्टर, इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, देखते हैं इसको हम लोग। यहां देखो आप लोग, ये ग्राफ पेपर है, मान लो कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, और हमें कहा गया कि इस ग्राफ में इस फोर्स को ड्रॉ करके दिखाओ। हमें कहा गया कि इस ग्राफ में इस फोर्स को ड्रॉ करके दिखाओ। ये फोर्स कितना है? ये फोर्स कितना है? 12 न्यूटन का। किधर? टुवर्ड्स नॉर्थ। फोर्स 12 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, फोर्स का मैग्नीट्यूड 12, डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ। हमें कहा गया फोर्स वेक्टर है, इस वेक्टर को ग्राफ में ड्रॉ करना है। देखते हैं इस वेक्टर को ग्राफ में कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में ड्रॉ करने से पहले स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग क्या होता है? स्केलिंग 12 न्यूटन लिखा है, तो मैंने क्या किया कि इस ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या निकाला जाए? 1 न्यूटन। इस ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या निकाला जाए? 1 न्यूटन। ये स्केलिंग हो गई। और हम लोग यहाँ पे अब डायरेक्शन को दिखाएंगे, कौन ईस्ट है, कौन वेस्ट है, कौन नॉर्थ है। तो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया? ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, और ये साउथ हो गया। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे देखा फोर्स कितना है? 12 न्यूटन का, और यहाँ क्या लिखा है? 1 न्यूटन कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर है, तो 12 न्यूटन क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। बोलो सही क्या या गलत किया? बताओ सही क्या या गलत किया? 12 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ की, सही या गलत? बिल्कुल गलत। अरे डायरेक्शन को भी तो देखोगे, डायरेक्शन भी तो तुम्हें देखना है। बिल्कुल ये गलत है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने 12 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और डायरेक्शन में किधर दिखा दिया? अपवर्ड, नॉर्थ। कंप्लीट हो गया काम। यही ये कहलाएगा इस वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस वेक्टर को हमने ग्राफ में ऐसे दिखा दिया, काम खत्म हो गया, ये हो गया। अभी मैंने कहा था कि लंबाई मैग्नीट्यूड बताएगा, अभी मैं दिखाने जा रहा हूं कि लंबाई मैग्नीट्यूड कैसे बताएगा। तुम देखो यहाँ पे, मान लो कि तुमको नहीं पता कि ये फोर्स कितना है और किधर है, तुम्हें नहीं पता। ये फोर्स कितना है और किधर है तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तुम्हें ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में 3 चीजें हैं।
ये 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन लिखा हुआ है, डायरेक्शन बना हुआ है और एक ग्राफ भी बना हुआ है। ये 3 चीजें हैं और तुमको नहीं पता कि फोर्स कितना है किधर है, नहीं पता। तुमको एक स्केल दे दी गई जिससे लंबाई नाप सको। क्या स्केल से लंबाई नाप कर क्या तुम बता पाओगे कि मैग्नीट्यूड कितना है? बता पाओगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो। स्केल लोगे, लंबाई नापोगे, लेंथ तुम देखोगे कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आएगी 12 सेंटीमीटर। फिर तुम यहां देखोगे 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन, तो 12 सेंटीमीटर कितना हो गया 12 न्यूटन। 12 सेंटीमीटर 12 न्यूटन हो गया। डायरेक्शन किधर हो गया नॉर्थ। तो तुमने ग्राफ से लंबाई नाप कर तुमने बता दिया कि इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये तुमने बता दिया। अब इस एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा कि किसी वेक्टर की लंबाई क्या देगा, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल सा एग्जांपल था ये बताने के लिए कि लंबाई जो है वो मैग्नीट्यूड कैसे देगा। ठीक है, अब जरा तुम एक चीज ये बताओ, ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और इस वेक्टर ए का ये डायरेक्शन है, दिख रहा है। और किसी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। किसी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर इस वेक्टर को मैं और रोटेट कर दूं, अगर इस वेक्टर को मैं रोटेट कर दूं, बस मैं रोटेट कर दिया है, तो बताओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जल्दी बताओ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी, बिल्कुल सही सोच रहे हो, चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि घुमाने से लंबाई नहीं बदलेगी, लेंथ नहीं बदलेगी, और लेंथ नहीं बदलेगा तो मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो बताओ मैग्नीट्यूड नहीं बदला तो वेक्टर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, वेक्टर में चेंज आया कि नहीं आया? बोलो, चेंज आया कि नहीं आया? क्या बोलते हो, क्या कहते हो तुम कि क्या होगा? हाँ, सही सोचे, चेंज होगा वेक्टर। क्यों चेंज होगा? क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया। वेक्टर के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड तो है नहीं, डायरेक्शन भी है। घुमाने से डायरेक्शन बदल गया, और डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि डायरेक्शन बदल गया, भले मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन बदल गया, इसलिए वेक्टर बदल गया। और वेक्टर बदल गया तो अगर ये ए था तो अब मैं इसको ए नहीं लिख सकता, इसको बी लिख दो, सी लिख दो, कुछ और लिख दो, ये ए नहीं रहा। तो याद रखना, वेक्टर को रोटेट करेंगे तो वेक्टर बदल जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है वो बदल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि मैं वेक्टर को रोटेट ना करता, अगर मैं वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट कर देता, अगर मैं वेक्टर को उसी के पैरेलल ही शिफ्ट कर देता, देखो मैंने इसको उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया, अब तुम क्या कहते हो, वेक्टर वही रहेगा, बदल जाएगा? तो पैरेलल शिफ्ट करने से लंबाई नहीं बदली, लंबाई नहीं बदली तो मैग्नीट्यूड नहीं बदला, और चूंकि पैरेलल शिफ्ट किया है तो पैरेलल शिफ्ट करने से डायरेक्शन भी क्या रहा, सेम, डायरेक्शन भी नहीं बदला, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन नहीं बदला, तो ऑब्वियसली वेक्टर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। तो इसका मतलब कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया जाए तो उस वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, इफ अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ देन द वेक्टर डज नॉट चेंज। अगर किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। इसको आप लोग को लिखना है कॉपी पे, ठीक है? ये आप लोग उतारेंगे, वीडियो को रोक के इसको उतार लेंगे आप लोग, इतनी चीजें, ठीक है? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि वेक्टर को मैं घुमा दिया और वेक्टर को ऐसा रोटेट कर दिया कि वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, एकदम रिवर्स, वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, पूरा रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स करने से वेक्टर वही रहा या बदल गया? बदल गया, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, ऊपर था नीचे हो गया, और डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया। तो अगर ये पहले वेक्टर ए था तो ऑब्वियसली इसको मैं वेक्टर ए नहीं कह सकता, ये बदल गया। क्या हो गया ये? याद रखना, अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, तो अगर ये ए था तो क्या बन जाएगा? माइनस ए बन जाएगा। अगर मान लो कोई वेक्टर इधर बी है, लेफ्ट में कौन है? वेक्टर बी, तो रिवर्स कर दूं तो राइट में क्या हो जाएगा? माइनस बी, राइट में माइनस बी हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर नीचे की तरफ क्या है? सी, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दूं मैं तो ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस सी, बिल्कुल। तो अगर ये वेक्टर ए था तो क्या हो जाएगा? माइनस ए। हाँ,
तो ये एक अच्छी बात हमने ये पढ़ी। अब तुम बताओ, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? -5 बिल्कुल नहीं होगा। अगर ए का मैग्नीट्यूड 5 है तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड -5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी तो बात हुई कि डायरेक्शन रिवर्स करने से लेंथ नहीं बदलेगी, और लेंथ का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। लेंथ नहीं बदलेगा तो मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड 5 था तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? 5। याद रखना इस बात को। अगर ए का मैग्नीट्यूड 5 था तो माइनस ए का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा? 5। इसको भी आप लोग को अपनी कॉपी पे उतारना है, इसको भी जरूरी है। ठीक है, वीडियो रोक के इसको उतारेंगे। मैं आगे बढ़ता हूं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सुन लो। ये ड्रॉ वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना है? 3i कैप। हमें इस वेक्टर को ग्राफ में ड्रॉ करना है। चलो इस वेक्टर को मैं ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे करने दो, बहुत ही सिंपल है। एक इसके बाद मैं पूछूंगा 2 क्वेश्चन के बाद आप लोग से। तो मान लो ये ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, और मान लो कि ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमें इस वेक्टर को इस ग्राफ में ड्रॉ करना है। हम लोग क्या करेंगे? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। इसका मैग्नीट्यूड 3, और यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। तो डायरेक्शन क्या होगा? एक्स। तो मैंने यहाँ पे एक वेक्टर लिया, इस वेक्टर की लंबाई क्या ले ली मैंने? 3। मैग्नीट्यूड 3 है तो इसकी जो लंबाई है वो क्या हो गया? 3, और डायरेक्शन क्या हो गया? एक्स। बिल्कुल, तो यही, ये जो दिख रहा है आपको, यही कहलाएगा, काम हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। यही कहलाएगा इस वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस वेक्टर इक्वल्स 3i, ये हो गया। ठीक है, लिखना नहीं है आपको, बस देख लो वेक्टर ए इक्वल्स 3i। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वेक्टर ए इक्वल्स टू 4j कैप। इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखें, एक मिनट, हाँ चलो मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वेक्टर ए इक्वल्स टू 4j कैप। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? रुक जाओ, चलो एक नया ही फिगर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मुझे ड्रॉ करना है। तो 4j कैप सिंपल सा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 4। तो ये लंबाई कितनी होगी? 4। ये लंबाई मैंने 4 ले ली, और डायरेक्शन क्या हो गया? y। बस ये हो गया। ये कहलाएगा इस वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंपल सा है, तुम्हें ड्रॉ नहीं करना, सिंपल सा है। ये क्वेश्चन तुम्हें ड्रॉ करना। अगला क्वेश्चन जरा दिखाओ। तो इस क्वेश्चन को तुम देख सकते हो कि ये क्वेश्चन वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j कैप। तुम ड्रॉ करो इसको, जल्दी करो, कॉपी पे ड्रॉ करो, जल्दी से ड्रॉ करो इसको। ठीक है, वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ करो, जल्दी करो। चलो मैं करता हूँ, तुम्हारा टाइम हो गया, मुझे करने दो। यहाँ देखो, तो ये वेक्टर 3i प्लस 4j कैप, ये वेक्टर x में भी है और y में भी है। x में कितना है? 3, और y में कितना है? 4। x में 3 है, y में 4 है। तो इस वेक्टर को मैं ग्राफ में ड्रॉ करने जा रहा। x में 3, y में 4। तो ये देखो, मैंने ये लाइन ली, इस लाइन की लंबाई कितनी है? 3, मैग्नीट्यूड 3, इसकी लेंथ कितनी है? 3, और इस लाइन की लेंथ कितनी है? 4, मैग्नीट्यूड 4। तो ये वेक्टर x में कितना है? 3, और y में कितना है? 4। ये हो गया। आप लोगों ने सिर्फ इतना ड्रॉ किया है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अभी तक इतना ड्रॉ करने से अभी तक आपने वेक्टर को नहीं दिखाया है। हमें इस वेक्टर को दिखाना है, और अभी तक आपने इस वेक्टर को नहीं दिखाया है। तो अभी काम अभी गलत नहीं है, यहां तक तो करना ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। अभी हमें इस वेक्टर को भी दिखाना है। दिखाता हूं इस वेक्टर को, देखो इधर। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? 4 के हेड से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो 3 के पैरेलल होगी, और 3 के हेड से एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो 4 के क्या होगी? पैरेलल। ये होगा। अब मैं यहां पर
अब मैं एक वेक्टर स्टार्ट करूंगा, ड्रॉ करूंगा, जो यहां से, यहां के टेल से स्टार्ट होगा। देखना कैसे, तो यहां से लेकर यहां तक मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, ये वेक्टर, ये हो गया, ये वेक्टर, ये जो ब्लू से मैंने दिखाया है, ये वेक्टर कहलाएगा 3i + 4j। ये हुआ हमारा 3i + 4j। समझ गए? ठीक है, अगर आपने ड्रॉ किया तो बहुत अच्छी बात। ये था, ठीक है। फटाफट बताओ इस वेक्टर का x में मैग्नीट्यूड कितना है, जल्दी बताओ। इस वेक्टर का x में मैग्नीट्यूड कितना है? 3, बिल्कुल सही। इस वेक्टर का y में मैग्नीट्यूड कितना है? 4। हाँ, अरे x में कितना है? 3, y में कितना है? 4। तो इस वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अरे x में 3 है, y में 4, तो इसका टोटल मैग्नीट्यूड, x में 3, y में 4, तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 3 और 4 है तो 7। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। x में 3, y में 4, तो टोटल मैग्नीट्यूड 7 नहीं है। कितना है? यहां देखो, यहां देख के बताओ, जल्दी से सोचो, इसमें दिमाग लगाओ और अब बताओ कि 7 होगा कुछ और होगा। बताओ बताओ क्या होगा, 7 या कुछ और? ये लंबाई कितनी है? 4। ये लेंथ 4 है, तो ये भी कितना होगा? 4। और ये क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम इसकी लंबाई निकाल सकते हो। ये 3, ये 4, तो ये लंबाई कितनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से? ये 4 है, तो ये भी तो कितना होगा? 4। इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, तो इस वेक्टर की लंबाई क्या होगी? √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। 9 + 16, 25 का रूट कितना हो गया? 5। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 5। 7 नहीं, 5। तो अगर वेक्टर A = 3i + 4j है, तो हमने क्या सीखा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने क्या देखा? √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। और सॉल्व करने पे इस वेक्टर A का टोटल मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना आ गया? 7 नहीं, कितना आ गया? 5। ये हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, लिखना नहीं है, सफिशिएंट था इतना, बस देख लो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला फिगर भी यही फिगर है, ऐसा ही फिगर है। हाँ, तो अगले फिगर को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ये वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ये वेक्टर A है, एक मिनट, ये वेक्टर A है कितना? AXi कैप + AYj कैप। ये वेक्टर A है कितना? AXi कैप + AYj कैप। जैसे पिछली बार 3 था, पिछले में 3 था, इसमें क्या है? AX। पिछले में 4 था, इसमें क्या है? AY। तो जहाँ 3 था वहाँ क्या है? AX। जहाँ 4 था वहाँ क्या है? AY। ठीक है, AX AY, और ये क्या बन गया? वेक्टर A, AXi + AYj। और इस वेक्टर, और अगर ये AY है तो ये भी कितना होगा? AY। तो इस वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? √AX² + AY²। होगा ना? पाइथागोरस थ्योरम से इसका लंबाई का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो इसकी मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई होगी √AX² + AY²। अब बात करें tan अल्फा की, तो tan, मान लो अगर हमें एंगल निकालना है, ये एंगल कि इस वेक्टर का x डायरेक्शन से एंगल कितना है, तो tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना? AY। तो tan अल्फा कितना होगा? AY/AX। जल्दी से इसको आप अपनी कॉपी पे उतारेंगे इतना, ठीक है, इसको उतारेंगे, वीडियो को रोक के इसको उतारेंगे। ये रहा वेक्टर AXi + AYj, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सुनो, कोई वेक्टर अगर ऐसा लिखा हो 3i + 4j, ये वेक्टर x में भी है और y में भी है, तो ऐसा वेक्टर कहलाता है 2 डायमेंशनल वेक्टर। 2 डायमेंशनल वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर। और मान लो कि वेक्टर ऐसा हो 3i + 4j + 12k, तो ये वेक्टर x में भी है, y में भी है और z में भी है। x में 3, y में 4, z में 12, तो ऐसा वेक्टर कहलाता है 3 डायमेंशनल वेक्टर। 2 डायमेंशनल वेक्टर, 3 डायमेंशनल वेक्टर। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी, यहाँ देखें, ये लिख चुके हैं आप लोग। चलो यहाँ देखो, तो ये वेक्टर x में भी है, y में भी है, z में भी है। AXi कैप, AYj कैप, AZk कैप। ये वेक्टर जितना x में है वो कहलाता है AX, वो कहलाता है x डायरेक्शन में इस वेक्टर A का कंपोनेंट। AY कहलाएगा y डायरेक्शन में कंपोनेंट, AZ कहलाएगा z डायरेक्शन में कंपोनेंट। मान लो कोई वेक्टर अगर है भाई कि एक मिनट,
वेक्टर ए मान लो 3i प्लस 4j प्लस 12k है, तो इसका मतलब x डायरेक्शन में कंपोनेंट, इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 3, y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 4 और z डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 12। कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोनेंट। और इस वेक्टर जैसे पिछले वाले का मैग्नीट्यूड था वैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर प्लस जेड वाले का स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले का स्क्वायर प्लस जेड वाले का स्क्वायर। इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करके वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अच्छा, अब इस वेक्टर को ग्राफ में कैसे दिखाएंगे वो हम लोग आने वाले क्लासेस बाद में पढ़ेंगे कि इस मतलब कि अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर हो कि x में भी हो, y में भी हो, z में भी हो, तो इस वेक्टर को ग्राफ में कैसे दिखाएंगे उसको हम बाद में पढ़ेंगे। बस फिलहाल के लिए इसका मैग्नीट्यूड हम लोग याद रखेंगे, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कैसे आया, बहुत सिंपल है, जब मैं इसको ग्राफ में दिखाऊंगा वहां से क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, तो ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। अभी हमने ऊपर तो हमने देखा ही था कि 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकालना हमने सीखा था, इस ग्राफ से देखा था ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला था अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसका बस मैग्नीट्यूड तो भी देख लिया, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे आया इसको हम लोग बाद में देखेंगे। आप लोग को ये याद रखना है इस फॉर्मूले को। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा। एक वेक्टर है, आपको उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, दिख रहा होगा आप लोग को ये वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j प्लस 6k। फटाफट बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड 2i प्लस 3j प्लस 6k। अभी फॉर्मूला अंडर रूट हो गया x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस, बहुत सही सोच रहे हो तुम लोग, 4 प्लस 9 प्लस 36, ये कितना हो जाएगा 49, और 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। तो इस तरह से वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आ गया 7। आगे बढ़ता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 7 आ गया। ठीक है, चलो बताओ इसका, एक मिनट। हाँ चलो ठीक है, इसका आपने आंसर दिया कि इसका मैग्नीट्यूड 7 है। चलो एक नया क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसको लिखना नहीं, बस देख लो, बस देख के बताओ, मन ही मन सॉल्व करके बताओ कि क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। पिछली बार यहाँ क्या था प्लस 3j और यहाँ क्या है माइनस 3j, ये अलग क्वेश्चन, बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पिछले क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड क्या था 7, इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, जल्दी क्या होगा मैग्नीट्यूड इसका। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग, x वाले का स्क्वायर प्लस y वाले का स्क्वायर प्लस z वाले का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर भी क्या होता है प्लस 9, और माइनस 3 का स्क्वायर भी तो क्या होगा प्लस 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस 9। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या था 7, तो इस वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड होगा बिल्कुल सही, वो भी कितना होगा 7। ठीक है, तो यहां प्लस की जगह माइनस हो गया, वेक्टर तो बदल गया लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदला, पिछला भी 7, ये भी क्या होगा 7। ठीक है, चलो बताओ तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, बोलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन 9 है, 9, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड 7 अपॉन 9 या 7 अपॉन 3, सोचो बताओ क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड 7 अपॉन 9 कि 7 अपॉन 3। नहीं 7 अपॉन 3 नहीं, 7 अपॉन 9। तुम ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, ये 9 किसके लिए है, x के लिए है कि y के लिए कि z के लिए है, तीनों के लिए है। ये 9 x के लिए भी है, y के लिए भी है, z के लिए है, तीनों के लिए है। तो जो तीनों के लिए कॉमन होगा आपको करना क्या होगा कि जो तीनों के लिए कॉमन होगा उसको आपको वैसे का वैसे उतार देना है अपॉन 9, तो यहां क्या कर देना है 9, उसको वैसे ही लिख देना है।
ठीक, अब ऊपर क्या बचा 2i प्लस 3j प्लस 6k, और हमें पढ़ा कि 2i प्लस 3j प्लस 6k का मैग्नीट्यूड कितना होगा 7। इस तरह से इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना होगा 7/9, इसका मैग्नीट्यूड 7/9। समझ गए? ठीक है, ऐसे करेंगे आप लोग। बाकी अभी भी अगर आप में कंफ्यूजन है कि 9 ही क्यों होगा, चलो मैं यहां पे दिखाता हूं आप लोग को। यहां आप देख सकते हो कि जैसे कि यहां पे 2i प्लस 3j प्लस 6k/9, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2/9 i कैप, 3/9 j कैप और 6/9 k कैप। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। और जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो क्या होगा इसका, ये और ये एक ही चीज है, अंडर रूट 2/9 का होल स्क्वायर प्लस 3/9 का होल स्क्वायर प्लस 6/9 का होल स्क्वायर। तुम देख सकते हो कि यहां पर नीचे क्या है 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर 9 स्क्वायर, और जब 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा 9, नीचे 3 नहीं, नीचे क्या बचेगा 9, नीचे क्या है 9 स्क्वायर, तो रूट से बाहर आने के बाद 9 होगा, और सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा 7/9। लेकिन आपको इतने लंबे तरीके से नहीं करना, ये सही तरीका, लेकिन इतने लंबे तरीके से नहीं करना आपको सीधे क्या करना है 9 तीनों के लिए कॉमन है, उसको वैसे का वैसा लिख दिया, और ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड कितना है 7, तो आंसर कितना होगा 7/9। ठीक, चलो ऐसे ही मान लो कि मैं ये क्वेश्चन देता, इसका मैग्नीट्यूड लिखना नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या बोलोगे 7/11। इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे 7/13। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 कॉमन है तीनों के लिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 5 × 7, 5 × 7 मतलब कितना 35। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। आप मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया, अब जरा तुम ये बताओ, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, हाँ बताओ, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस 2i प्लस 3j प्लस 6k। जल्दी से इस वेक्टर का बताओ कि यूनिट वेक्टर क्या होगा। 2i प्लस 3j प्लस 6k, बताओ इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा। अरे मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, मैग्नीट्यूड निकाल चुके हैं। मैग्नीट्यूड कितना आया था 7, मैग्नीट्यूड तो निकल चुका है। यूनिट वेक्टर पूछ रहा हूं कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा। जल्दी से वीडियो को रोको, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो इसको। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि आपने वीडियो को रोककर सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं रोका था तो अब रोक के सॉल्व कर लो, क्योंकि अब मैं इसको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखें, किसी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन को मैथमेटिकली हम लोग दिखाते किससे, यूनिट वेक्टर से। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अरे अगर c इक्वल टू डी इंटू ई हो तो e इक्वल टू क्या होता है c/d। तो ऐसे ही दिस इंटू दिस इक्वल दिस है, तो a कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। और यहां पे वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये रहा वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये वेक्टर है। इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 7, ये आ गया, आंसर आ गया, ये होगा, आंसर आ गया। यही कहलाएगा, ये कहलाएगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। आ गया यूनिट वेक्टर, कर लोगे। वेक्टर को डिवाइड करना उसी के मैग्नीट्यूड से, लिख लेंगे इसको आप लोग, ये हो गया। ठीक, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन करो। दिख रहा होगा नीचे क्वेश्चन, ये नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 4j। जल्दी बताओ इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। इस वेक्टर a का 3i प्लस 4j क्या होगा इसका यूनिट वेक्टर, जल्दी बताओ। बोलो। बिल्कुल, फिर से वही बात, वेक्टर को डिवाइड करना है हमें उसी के मैग्नीट्यूड से। डिवाइड करते हैं तो वेक्टर कितना है 3i प्लस 4j, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। आंसर आ गया 3i प्लस 4j अपॉन 5, ये कहलाएगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये आंसर आ गया। ठीक,
तो हमने 2 क्वेश्चन किए। तुम ये बताओ, इस वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया था? इसका मैग्नीट्यूड 7। अगर मैं पूछूं कि इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस पूरे का, इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या बोलोगे? अभी हमने निकाला था, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 7/7 कितना? 1। बिल्कुल सही। इसका मैग्नीट्यूड होगा 7/7 कितना? 1। तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। ये एक यूनिट वेक्टर है पूरा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो था, ये भी तो क्या है? यूनिट वेक्टर। ये भी तो एक यूनिट वेक्टर है। बताओ क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? ये भी एक यूनिट वेक्टर है। क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? 5/5 कितना? 1। हमने 2 क्वेश्चन किए। पिछले यूनिट वेक्टर ये रहा, ये पिछला यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना था? 1। ये भी यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 1। बताओ मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या कहना चाहता हूं? इसका भी 1, इसका भी 1, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सही सोच रहे हो क्या कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। इनफैक्ट नाम ही क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। तो याद रखना, यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। देखो ये लिखा भी हुआ है, यूनिट वेक्टर क्या? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो कहलाएगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। समझ गए? ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इक्वल वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर क्या होगा, अपोजिट वेक्टर क्या होगा, वो सब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ओके। नोट्स मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स प्रॉपरली बनाएं, और वीडियो को, और आप लोग जब ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो ये सोच के देखो कि आप लोग क्लासरूम में बैठे हो और मैं आपके सामने लाइव पढ़ा रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग फील करके मत देखो, लाइव क्लास सोच के देखो, इसको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।